नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में जाना था। और साइक्लोन क्या होता है, चक्रवात कैसे बनता है, ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर भी चुके हैं, कैसे लो प्रेशर सिस्टम बनता है। आइए आज हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, जिसे टेम्परेट या फ्रंटल साइक्लोन भी कहते हैं, यानी जिसे हिंदी में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, उसके बारे में आज जानते हैं। तो देखिए, जो मिड और हाई लैटिट्यूड है, जब हम लोग लैटिट्यूड की बात करते हैं तो ये हो रही है हमारी विषुवत रेखा या इक्वेटर, इसके आसपास हो गया हमारा ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय। और इसके बियॉन्ड दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण में जो हाई लैटिट्यूड्स होंगे, उच्च अक्षांश होंगे, वहाँ पर मौसम, सन रेज या सूर्य ताप, ये सभी चीज़ें बिल्कुल अलग होंगी। बारिश होने के कारण कोरियोलिस फोर्स और मॉइस्चर या नमी, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, बहुत सारे कंडीशंस अलग होंगी। इसी कारण जो चक्रवात के बनने की संभावना है और जो बारिश या प्रेसिपिटेशन की जो संभावना है वो भी अलग होंगी। तो देखिए, जो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं दोनों ही तरफ, नॉर्थ और साउथ में, वहाँ पर ऊष्मा रहित या वहाँ पर हीट डेफिसिट रीजन होता है। ऊष्मा रहित रीजन होने की वजह से, क्षेत्र होने की वजह से, जो गतिशील कारण है, जो डायनेमिक रीजन्स हैं, वो ज़्यादा प्रमुख भूमिका या डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें हम किन किन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं? तो कुछ लोकलाइज्ड अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन, यानी स्थानीयकृत ऊपरी क्षोभमंडलीय परिसंचरण, इसमें रॉसबी वेव्स, जेट धाराएं, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो देखिए, विषुवत रेखा के आसपास सबसे ज़्यादा गर्मी है ट्रॉपिकल रीजन में, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऊष्मा की वजह से इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, फिर बादलों का निर्माण होता है, और हवाओं का या वायु का परिसंचरण, विंड सर्कुलेशन, प्रेशर सिस्टम, ये सब हमने देखा ही था। जैसे जैसे हम उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में ऊपर जाते जाते हैं, मिड और हाई लैटिट्यूड में जाते जाते हैं, तो ये जो ऊष्मा है सूर्य की, वो भी कम होती जाती है, और जो प्रेशर बेल्ट हैं वो थोड़े से डिफरेंट बनते हैं। अब ये प्रेशर बेल्ट आपको याद होगा किस तरह से बीच में टॉरिड जोन, यानी विषुवत रेखा और उसके आसपास का क्षेत्र, ये कम दबाव का लो प्रेशर एरिया था। फिर यहाँ से जो वायु परिसंचरण करती है, जो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे बनता है, हैडली सेल, इस एरिया में आकर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, यानी उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर आकर यहाँ पर ये हवा या वायु नीचे की तरफ यहाँ पे डिसेंड होती है, एयर, और इसी वजह से हाई प्रेशर एरिया यहाँ पे दोनों तरफ बनता है। अब इसके ऊपर किस तरह से आगे ये अफेक्ट करता है हम देखेंगे आगे। तो और इनकी दिशा, आपने डायरेक्शन भी आपने देखी होगी कि ट्रेड विंड्स कोरियोलिस फोर्स की वजह से विषुवत रेखा की तरफ जब चलती है तो मुड़ जाती है अपने क्षेत्र से, अपने जो सीधा डायरेक्शन है उसको मोड़ लेती है, डिफ्लेक्ट होती है ये। और इसके कारण हमने देखे थे कि किस तरह से कोरियोलिस बल प्रभाव डालता है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, यानी नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंटली। साथ ही साथ हम लोगों ने एयर मासेस या वायु राशियों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से एक जो बड़ा सा वायु का या एयर का मास होता है, वो अपने सोर्स से, अपने जिस क्षेत्र में वो है, वहाँ से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेता है। तो किस तरह से कॉन्टिनेंट के ऊपर है तो कॉन्टिनेंटल पोलर और लैटिट्यूड के हिसाब से, और अगर ओशन के ऊपर है तो मैरीटाइम पोलर, जिन्हें उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय और आपकी ध्रुवीय महाद्वीपीय, ये सब नाम दिए गए थे। और वायु राशियों का जो टेम्परेचर होगा या तापमान होगा, जो आर्द्रता होगी, मॉइस्चर होगा उसमें, वो सभी इन्हीं सोर्स रीजन से इसे मिलेगा। फिर हमने फ्रंट या वाताग्र भी देखे थे, किस तरह से अलग अलग तरह के जब ये वायु मास या ये एयर मास या वायु राशियाँ इंटरेक्ट करती हैं तो इनका जो सीमा क्षेत्र बनता है, जो इंट्रैक्शन या बॉर्डर पॉइंट बनता है, वो किस तरह से जब वार्म एयर मास ज़्यादा डोमिनेट हो, यानी जो उष्ण या कोष्ण वायु राशि है वो ज़्यादा आक्रामक हो, तो वार्म फ्रंट बन जाता है, या जिसे हम कहेंगे कोष्ण वाताग्र। और इसका उल्टा होने पर आपका
शीत वाताग्र या कोल्ड फ्रंट बनता है। ये सभी चीज़ें हमने देखी थी वाताग्र में। अब देखिए फ्रंटल साइक्लोन या बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इन्हें क्योंकि ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से अलग दूर बनते हैं तो इन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी कहा जाता है। इन्हें ट्रैवलिंग डिप्रेशन भी कहा जाता है, यानी ये जहाँ पर मूव होते हैं वहाँ पर एक लोकलाइज्ड लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन का मतलब जो है प्रेशर डाउन हो रहा है, तो लो प्रेशर या निम्न दाब का क्षेत्र बनाते हैं। कोल्ड कोर साइक्लोन या वेव साइक्लोन भी कहते हैं इन्हें। तो देखिए अब ये किस तरह से एयर मास की मूवमेंट यानी वायु राशियों की जो गतिशीलता है उसके कारण ये क्रिएट होता है। ये टेम्परेचर के कारण नहीं हो रहा है, ये फ्रंट या वाताग्र के बनने के कारण हो रहा है। तो मूवमेंट ऑफ एयर मास फ्रॉम द सोर्स रीजन, द वार्म एंड कोल्ड एयर मास फेस ईच अदर। यहाँ से जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ से वार्म एयर मास यानी कोष्ण आपका वायु राशि जाएगी, और ऊपर से जो ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास से वहाँ से शीत या ठंडी एक वायु राशि आएगी, तो कोल्ड एयर मास आएगा। जब ये आकर सिर्फ एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ से एक वायु राशि आई, यहाँ से एक वायु राशि आई, ये जब सब स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पे होगा एक स्टेशनरी फ्रंट। ये समझ में आया आपको? एक फ्रंट क्रिएट होगा, मतलब उनका अभी इंटरेक्शन जस्ट शुरू हुआ है। तो ये आरंभ आचार वाताग्र ये सिर्फ स्टेशनरी है, अभी इनमें एक तरह से दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई हैं, लेकिन इनमें अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। तो चलिए, तो अभी हम एग्जाम्पल एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध का एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो किस तरह उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण व उत्तर से ठंडी हवा प्रवाहित होती है। ये मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर है बीच में बना वाताग्र, एक बार फिर से यहीं पे बना देता हूँ मैं। तो ये है वाताग्र, तो ऊपर आएगी आपकी ठंडी और दक्षिण जो क्षेत्र है वहाँ से आएगी कोष्ण या गर्म वायु राशि। ये इतना क्लियर है। जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है तो आप जानते हैं कि जैसे ये एक एयर मास आया, ये दूसरा एयर मास आया, इस एयर मास को मैं कह देता हूँ कोल्ड और इसे कह देता हूँ वार्म। अब इन दोनों का जब इंटरेक्शन हुआ तो क्या होता है, ये कोल्ड एयर मास यानी जो ठंडी वायु राशि है वो उसकी जो वेट है या डेंसिटी है उसका घनत्व ज़्यादा है, तो ये भारी होने की वजह से ये नीचे आएगी और वार्म और हल्की यानी कोष्ण और इस लाइट वेट हल्की वायु राशि को ऊपर उठा देगी। ये ऊपर की तरफ जैसे उठेगी यहाँ पे बादल बनेंगे, है ना। यहाँ पे ये आपको पता ही है कि इस तरह से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का निर्माण होता है, मेघ निर्माण, क्योंकि यहाँ से वायु राशि का परिसंचरण ऊपर हो रहा है ये। तो इस अपलिफ्टिंग की वजह से ये डायनेमिक रीजन यानी गतिशील कारण की वजह से लो प्रेशर या निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। तो हमने फिर से क्लियर कर लिया कि वायुदाब कम क्यों होगा। फिर ये कम होने के साथ साथ कोष्ण वायु, तो ये जो साउथ वाली वार्म एयर मास है ये उत्तर, और ठंडी वायु ये जो कोल्ड एयर मास है ये हो गई कोल्ड, ये हो गई वार्म। ठंडी वायु जो है वो दक्षिण की दिशा में, ये जाने लगेगी इधर दक्षिण में, ये जाने लगेगी इस तरफ उत्तर में। घड़ी की सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक किस तरह से चलती है इस तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह से घूमना शुरू कर देंगे। अब आपको समझ में आया, इसका कारण हम जान चुके हैं पहले ही कि कॉरियोलिस बल की वजह से वो सीधा ना जाते हुए, कोई भी जो वायु है ये कोई भी विंड सिस्टम में हमने जब देखा था कि वो सीधे कभी भी ट्रैवल नहीं करते, वो अपना एक डिफ्लेक्शन किसी भी एंगल पर डिपेंड करता है कि वो नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में, उस पर वो मुड़ेगी। तो अब मैं आपको इस फिगर को ध्यान से देखने के लिए कहूँगा कि कैसे यहाँ से कोष्ण वायु ये इस तरफ धक्का दे रही है और इधर से शीतल वायु कुछ इस तरह से धक्का दे रही है। अब आप देख रहे हैं कि कैसे एक रोटेटिंग मूवमेंट जैसा बन रहा है। ये क्लियर हो गया ना आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेशनरी फ्रंट था, जो आरंभ आचार वाताग्र था, अब वो बदलना शुरू हो गया है। देखते हैं कैसे। तो ये हमारा वार्म और मॉइस्ट जो एयर मास है ये आया, यानी कोष्ण वायु राशि, इधर से आई एक कोल्ड ड्राई और यहाँ से कूल ड्राई एयर। दो तरह की वायु राशियाँ, दो तरह की ठंडी वायु राशियाँ इससे इंटरेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर वाताग्र बना रही हैं। तो जब आप देखेंगे इन्हें, हम जब वाताग्र या फ्रंट बनाएंगे तो
तो यहाँ से वार्म एयर मास नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से ऊपर ये साउथ की तरफ है ना, दक्षिण की ओर मूव करने की, गति करने की कोशिश कर रही है। तो क्योंकि यहाँ पर वार्म या फिर कोष्ण वायु राशि ये ज़्यादा एक्टिव है, ये ज़्यादा आक्रामक है, तो इस तरफ क्या बनना चाहिए, एक वार्म फ्रंट यानी कोष्ण वाताग्र। और इसके ये देखिए इस तरफ से जब ये इधर आएगी तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, यहाँ पर कौन सी ज़्यादा एक्टिव है, आपकी कोल्ड या शीत वायु राशि। तो इसका मतलब ठंडी वायु राशि के कारण यहाँ पर एक शीत वाताग्र बनेगा या कोल्ड फ्रंट बनेगा। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि फ्रंट का निर्माण किस तरह से हो रहा है। और पहले स्टेशनरी फ्रंट था, अब यहाँ पे गतिशीलता आ चुकी है, और वो भी एक घुमावदार, एक स्पाइरल वे में। ये भी आपको पता है कोरियोलिस फोर्स के कारण एक स्पाइरल तरीके से ये मुड़ती जाएंगी। अब देखिए एक सेक्शनल व्यू देखते हैं। तो ये आई कोल्ड एयर, यहाँ से कोल्ड पोलर एयर यानी ध्रुवीय महाद्वीपीय, हाँ, और यहाँ से मैरीटाइम ट्रॉपिकल, यानी ये ज़रूर एक ओशियन के ऊपर से और ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से आ रही होगी। तो ये है वार्म, गर्म है, तो इसको ऊपर जाने की वजह से यहाँ पे मेघ निर्माण हो रहा है और लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है। तो ठंडी वायु राशि कोष्ण वायु राशि को धकेल रही है। कोल्ड एयर मास इज पुशिंग द वार्म एयर मास, फोर्स्ड अपलिफ्टमेंट ऑफ वार्म एयर एट द कोल्ड फ्रंट। तो यहाँ पे क्योंकि कोल्ड एयर ज़्यादा एक्टिव है या आक्रामक है, तो यहाँ पर कोल्ड फ्रंट यानी शीत वाताग्र बनेगा और लो प्रेशर या निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। ये भी समझ में आ गया क्यों हुआ। अब दो कोल्ड एयर मास अगर कन्वर्जेंस करेंगे सर्कुलर ड्यू टू, तो अभी जैसे हमने पिछले इस चित्र में देखा था कि यहाँ पे दो तरह के कोल्ड एयर मास आ रहे हैं। तो एक हो सकता है कॉन्टिनेंट से आ रहा हो, एक हो सकता है कि वहाँ के जो मैरीटाइम पोलर एरिया है वहाँ से आ रहा हो। तो दोनों जब सर्कुलर कन्वर्जेंस करेंगे, और सर्कुलर क्यों हो रहा है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, वो सीधा जा ही नहीं सकते कोरियोलिस बल की वजह से। तो इस चक्रवाती घुमाव को हम कारण दे रहे हैं कोरियोलिस बल का। अब इसके कारण आप देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों फ्रंट बनने की वजह से एक लो प्रेशर या निम्न दाब का क्लोज्ड आइसोबार, एक ऐसा क्षेत्र बन रहा है कि जहाँ पर ज़बरदस्त निम्न दाब है और घुमावदार एरिया है और काफ़ी आक्रामक वायु राशियाँ इंटरेक्ट कर रही। अब ये सभी हमने, एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये सब गतिशील कारण है। इसमें कहीं भी मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये अत्यंत ताप की वजह से, जिस तरह से ट्रॉपिकल एरिया में, जो हमारा ये विषुवत रेखा के आसपास ट्रॉपिकल एरिया था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वहाँ पर पानी का या फिर आपके जो सागर के सी सरफेस टेम्परेचर है, जो सागर का तापमान है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाता था। काफ़ी हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाष्पीकरण होता था, निम्न दाब क्षेत्र बनता था। तो ये सब कारण क्या थे, आपके तापमान के या टेम्परेचर की वजह से। ये सभी जितने भी टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं उष्णकटिबंधीय, उनके कारण अलग है। तो गतिशील कारण अभी हमने डिस्कस किए किस तरह से निम्न दाब क्षेत्र बन रहा है। तो अति निम्न दाब क्षेत्र की वजह से क्या होगा, बहुत ही तेज़ हवाएं चलेंगी, तेज़ हवाएं चलेंगी लो प्रेशर एरिया में, साथ ही साथ कोरियोलिस फोर्स की वजह से बहुत तेज़ से घूमेंगी ये। तो ये रोटेट भी होंगी स्पाइरल वे में। तो इसका मतलब ये चक्रवात की स्थिति बन चुकी है। अब ये कब तक चलेगा, तो ये तब तक चलेगा जब तक कि ये जो कोल्ड एयर मास है कंप्लीटली अपलिफ्ट ना कर दे वार्म एयर मास को। तो आपकी जो शीत वायु राशि है वो पूरी तरह से उसको कोष्ण वायु राशि को ऊपर उठा लेगी। जब वो ऊपर उठा लेगी तो क्या होगा, एक ऑक्लूडेड फ्रंट बनेगा। ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट और ऑक्लूडेड फ्रंट, 3 टाइप के फ्रंट हमने डिस्कस किए थे। तो जब ये पूरी तरह से ऊपर उठा लेंगे, अब ये दोनों का इंटरेक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पे भी कोल्ड है और यहाँ पे भी कोल्ड है, तो दोनों ही शीत वायु राशियाँ हैं। तो इनमें इंटरेक्शन में फिर, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, मॉइस्चर, आर्द्रता, इन सब में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी। जब दोनों में फ़र्क होगा तभी कुछ एक्टिविटी होगी। तो कोई भी, हाँ, और क्योंकि ये ऑक्लूडेड फ्रंट बनने की वजह से सडनली ये ऊपर उड़ गए वार्म एयर मास, तो बहुत ही तेज़ी से टेम्परेचर, प्रेशर बदलता है और एक अनस्टेबल वेदर कंडीशन बनती है। लेकिन क्योंकि आफ्टरवर्ड्स ये सब होने के बाद में इन दोनों का, जब दोनों शीत वायु राशियों का इंटरेक्शन होगा तब तो कुछ भी नहीं होगा, तो धीरे धीरे ये क्षीण होता जाएगा, या फिर हम कहेंगे कि वीक होना शुरू हो जाएगा। तो ऑक्लूडेड फ्रंट को अधिविष्ट वाताग्र भी कहते हैं। अब इस तरह से डिसिपेट होना शुरू होगा। तो फ्रंटोलिसिस इसे कहते हैं, जिसमें नो ग्रेट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 कोल्ड एयर मास। तो फ्रंट गेट्स डिसिपेटेड। जैसे मैंने बताया कि ये दोनों जो शीत या ठंडी वायु राशियाँ हैं,
इन दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है तापमान का, तो दोनों का जो फ्रंट है या वाताग्र है वो क्षीण होता जाएगा। तो चक्रवात भी क्षीण होता जाएगा तापमान भिन्नता कम होने की वजह से। ठीक है, तो एक बार फिर से बताता हूँ मैं, स्टेशनरी फ्रंट किस तरह से था, जस्ट कोल्ड और वार्म एयर मास आमने सामने आए, यानी शीत और उष्ण वायु राशि आमने सामने आई, जैसे इंटरेक्शन शुरू हुआ स्टेशनरी हुआ। इसके बाद में जब वाताग्र बनना शुरू हुआ, एक फ्रंट बनना शुरू हुआ, तो जो आपका वार्म एयर मास था ये ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहा था, कोल्ड एयर मास जो है वो साउथ की तरफ आ रहा था, और इन दोनों ने घुमावदार एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शनली नॉर्थ हेमिस्फेयर में या उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, और निम्न दबाव का क्षेत्र एक बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के साथ साथ दो कोल्ड एयर मास ने एक वार्म एयर मास को कंप्लीटली अपलिफ्ट कर दिया, पूरी तरह से उष्ण वायु राशि ऊपर उड़ गई। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी ये सब छोटे छोटे फिगर्स जो है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से जो फ्रंटोलिसिस होता है बाद में एक के ऊपर एक, ये सबसे लास्ट वाली ये स्टेज में डिस्कस कर रहा हूँ कि पूरी की पूरी वार्म जो एयर मास है या उष्ण वायु राशि वो ऊपर उड़ गई है। तो अब कोई भी साइक्लोन यहाँ पर जिंदा आगे नहीं रह सकता, तो वो क्षीण होता जाएगा और वीक होते होते डिसिपेट हो जाएगा। अब समझ में ये है, यहाँ से ये फर्स्ट है ए, पहले स्टेशनरी फ्रंट बना, फिर कैसे वेव बनना शुरू हुई, फिर ये कोल्ड और वार्म फ्रंट बने, फिर ऑक्लूडेड फ्रंट यानी अधिविष्ट वाताग्र हुआ, और फिर फाइनली फ्रंटोलिसिस। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं। अब पाथ ऑफ टेम्परेट साइक्लोन यानी चक्रवात का पथ क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। तो हम जानते हैं कि जो हाई लैटीट्यूड मिड और हाई लैटीट्यूड है यहाँ पर वेस्टर्लीज इस तरह से, इनका नाम ही वेस्टर्लीज इसलिए क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चलायमान होती हैं। तो यही इन्फ्लुएंस करती है इन टेम्परेट साइक्लोन्स को, इसीलिए इनका भी पश्चिम से पूर्व, और इनका जो मूवमेंट होता है, जो पथ होता है चक्रवात का, काफ़ी ग्रेजुअल होता है, मतलब धीरे धीरे और प्रेडिक्टेबल। इसके पाथ को पहले से डिफाइन किया जा सकता है, ये फ़र्क है। टेम्परेट साइक्लोन में, आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता था, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल वो साइक्लोन होता था, कभी भी कहीं भी एक तरह से मुड़ जाता था। बट एक उसमें अभी मैं फ़र्क दिखाऊंगा दोनों में जो कंपैरिजन हम देखेंगे कि क्या फ़र्क है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, तो आप देखेंगे ये जो मिड हाई लेटीट्यूड है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर, यहाँ पर ज़्यादातर ये टेम्परेट साइक्लोन्स पाए जाते हैं, और हमारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स थे वो इस विषुवत रेखा के आसपास यहाँ से यहाँ ट्रॉपिक्स के रीजन में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या था, ये चल रहा है आपके पश्चिम से पूर्व टेम्परेट साइक्लोन, और आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहे हैं। इनका जो पाथ होता है टेम्परेट का, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे चलते हैं, ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल होते हैं। जो पाथ पहले से एक मॉडल में बना दिया जाता है, क्लाइमेटिक मॉडल में, ये उसे फॉलो भी करते हैं। लेकिन हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिससे खासकर ये एरिया हमारे भारत के आसपास का क्षेत्र, इंडियन ओशन रीजन, फिर यहाँ पर मैक्सिको के आसपास सेंट्रल अमेरिका का रीजन अफेक्ट होता है। यहाँ इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में बहुत मुश्किल होता है इनके पाथ को डिफाइन करना। इनकी स्पीड बहुत हाई होती है और सडनली अपना रास्ता बदलते रहते हैं। बट एक फ़ायदा ये है कि ये जैसे ही लैंडफॉल होता है, यानी जैसे ही ये आपके कोस्ट पर आएंगे, तट पर आएंगे, तो ये क्षीण होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन में ऐसा नहीं होता, ये इनलैंड में भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो ये थोड़े कुछ फ़र्क थे जो मुझे लगा कि आपको जानने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन CAC। आपके कोई अगर प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए @AskCAC, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।